मैसूर वॉर। तो बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद बंगाल, बिहार और ओडिशा का कई सारा क्षेत्र ब्रिटिशर्स के रूल के अंडर आ चुका था। उसके बाद अंग्रेजों की नजर जाती है भारत के और प्रदेशों पर। उस समय पर दो बड़े ताकतवर एम्पायर थे। सबसे बड़ा था मराठा एम्पायर और दूसरा था मैसूर किंगडम। तो क्योंकि मराठा एम्पायर तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर और विशाल था, तो अंग्रेज अभी उनसे उलझना नहीं चाहते थे। तो उसके बाद उनकी नजर पड़ती है मैसूर पे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से मैसूर किंगडम के साथ अंग्रेजों के युद्ध होते हैं और वे किस तरह से वहां पर आगे बढ़ने में सफल होते हैं। मैसूर बिकेम द मोस्ट पावरफुल स्टेट इन साउथ इंडिया आफ्टर द एंड ऑफ द विजयनगर एम्पायर ड्यूरिंग 1761 अंडर द लीडरशिप ऑफ हैदर अली। तो साउथ इंडिया में पहले विजयनगर एम्पायर बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। विजयनगर एम्पायर के महाराजा कृष्णदेव राय और उनके मंत्री तेनालीरामन के बारे में हम सब जानते हैं। पर जब विजयनगर एम्पायर का अंत हुआ तो उनका जो सारा प्रदेश था वो छोटे छोटे राज्यों में बंट गया और वे जो नए राज्य बने थे उनमें से ही एक था मैसूर किंगडम, जहां पर ईस्वी सन 1612 के बाद वोडियार डायनेस्टी का शासन हुआ करता था। मैसूर किंगडम के इन्हीं वोडियार डायनेस्टी के शासन के अंडर हैदर अली एक समय पर हॉर्समैन यानी कि घुड़सवार के तौर पे मैसूर आर्मी को ज्वाइन करते हैं। वे ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, पर उनकी इंटेलेक्ट, उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी डेयरिंग, उनकी हिम्मत और उनके डिटर्मिनेशन के कारण वे लगातार आर्मी में प्रमोट होते गए और एक समय पर हैदर अली बन जाते हैं मैसूर आर्मी के कमांडर इन चीफ, यानी कि वो मैसूर किंगडम की आर्मी के सेनापति बन जाते हैं। लेकिन क्योंकि मैसूर की गद्दी पे जो राजा थे वहां पर वीक रूलर होने के कारण, क्योंकि राजा इतने ताकतवर नहीं थे, तो कॉन्स्टेंटली मैसूर के जो पड़ोसी राज्य थे मराठा और हैदराबाद के निजाम, उनकी ओर से लगातार काफी सारे आक्रमण होते रहते थे, जिसकी वजह से मैसूर को काफी ज्यादा नुकसान होता था और वहां पर एक ताकतवर रूलर की जरूरत थी। जिसके बाद फाइनली 1761 में हैदर अली ने तख्ता पलट किया और वोडियार डायनेस्टी के जो शासक थे उनके हाथों से पूरी सत्ता अपने हाथों में ले ली और 1761 में हैदर अली बन जाते हैं मैसूर के सुल्तान। सुल्तान बनते ही उन्होंने मैसूर के रीजन में जितने भी पोलीगर्स यानी कि जितने भी लैंड लॉर्ड्स या जमींदार थे, जो कि एक तरह के फ्यूडल लॉर्ड्स थे, उनके पास कुछ प्रदेश हुआ करता था, उसके बदले में वो राजा को काफी सारा टैक्स पे किया करते थे। पर जब वोडियार डायनेस्टी का शासन था तो ये पॉलीगर्स रेगुलर बेस पे टैक्स नहीं दे रहे थे, जिससे राजा को टैक्स में काफी नुकसान होता था। तो हैदर अली ने इन जमींदारों पे अपनी पकड़ मजबूत की, जिसके बाद सभी जो लैंड लॉर्ड्स थे, सभी जो जमींदार थे, वो रेगुलर बेस पे टैक्स भी पे करने लग जाते हैं। तो हैदर अली की लीडरशिप में मैसूर बहुत ही ज्यादा ताकतवर और समृद्ध एम्पायर बन जाता है साउथ इंडिया के रीजन में। हैदर अली ट्रेन्ड द सोल्जर्स इन द यूरोपियन मेथड एंड इक्विप्ड देम विथ आर्म्स। तो हैदर अली क्योंकि एक बहुत ही सफल आर्मी कमांडर थे, तो उन्होंने देखा था कि उस समय पर जो काफी सारे यूरोपियन कंपनीज के लोग आ रहे थे, तो क्योंकि यूरोपियन लोगों के पास काफी ज्यादा एडवांस्ड वेपन्स भी थे, तो हैदर अली ने अपने सोल्जर्स को भी वे एडवांस्ड वेपन्स मुहैया कराए और उन्होंने अपने सोल्जर्स को भी काफी आधुनिक तौर तरीकों से यूरोपियन मेथड्स में युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग्स भी दी थी। द ब्रिटिश बिकेम कंसर्न्ड अबाउट हैदर अली रैपिडली ग्रोइंग पावर एंड ऑथोरिटी। और हैदर अली की लीडरशिप के अंडर क्योंकि मैसूर बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो रहा था, तो ब्रिटिशर्स की कॉन्स्टेंटली मैसूर साम्राज्य पे नजर बनी हुई थी। वे इस बात से काफी ज्यादा कंसर्न थे कि हैदर अली अगर इसी तरह से और ज्यादा पावरफुल होते गए, वे अगर और ज्यादा ताकतवर होते गए, तो वे एक समय पर अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन सकते हैं। उसके अलावा मैसूर तो पहले से ही काफी ज्यादा समृद्ध प्रदेश हुआ करता था, क्योंकि मैसूर का जो रीजन है वो मालाबार कोस्ट पे आता है, जो कि समंदर के किनारे का रीजन है। तो समंदर के रास्ते जहाजों के द्वारा वहां से काफी ज्यादा व्यापार भी होता था। उसके अलावा मैसूर के रीजन में क्योंकि काफी सारा सैंडलवुड मिलता है, यानी कि चंदन की लकड़ियां वहां से काफी ज्यादा प्राप्त होती है, और मैसूर की लैंड जो कि काफी ज्यादा फर्टाइल थी, तो वहां पर फार्मिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी होती थी।
और तो और मैसूर के रीजन में कोलार गोल्ड माइंस भी थी। तो इन सब की वजह से मैसूर काफी ज्यादा समृद्ध था, वो रिच प्रदेश था और वो काफी ज्यादा मिलिटरीली भी ताकतवर हो रहा था, जिससे उनके जो पड़ोसी राज्य थे वे भी काफी ज्यादा जेलस थे और ब्रिटिशर्स हैदर अली की इस बढ़ती ताकत को एक बहुत बड़े चैलेंज के रूप में देखते थे। देयरफॉर फोर मैसूर वॉर्स वर फोर्ट विद द स्टेट ऑफ मैसूर, जिसकी वजह से मैसूर के किंगडम और अंग्रेजों के बीच में 4 युद्ध लड़े जाते हैं। 1767 टू 69, 1780 टू 84, 1790 टू 92 एंड 1799। तो सबसे पहला युद्ध 1767 में होता है, दूसरा युद्ध 1780 में, तीसरा युद्ध 1790 में और चौथा युद्ध 1799 में। द फर्स्ट टू बैटल्स वर फोर्ट विथ हैदर अली एंड अदर टू विथ हैदर अली पावरफुल सन टीपू सुल्तान। तो इन 4 युद्धों में से पहले 2 युद्ध हैदर अली के अगेंस्ट लड़े गए थे और दूसरे युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में लड़े जाते हैं। और टीपू सुल्तान जो कि हैदर अली के बहुत ताकतवर सन हुआ करते थे, वे उनके ही बेटे थे। द फर्स्ट मैसूर वॉर एंडेड विदाउट एनी रिजल्ट। फर्स्ट बैटल ऑफ मैसूर का कोई भी क्लियर रिजल्ट हमें नहीं देखने को मिलता, तो वो बिना किसी निश्चित परिणाम के अंत होता है। एंग्लो मैसूर वॉर्स को समझने के लिए आप यहाँ पर मैप देख सकते हैं। तो यह जो मैसूर का रीजन था, उनके पड़ोसी राज्य हुआ करते थे नॉर्थ में मराठास, उसके अलावा हैदराबाद के निजाम, एक और ट्रावनकोर, और उसके अलावा मद्रास के आसपास का जो और क्षेत्र है उसे हम कार्नाटिक रीजन के नाम से जानते हैं। तो हम फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की बात करें तो ब्रिटिशर्स तो क्योंकि मैसूर की बढ़ती हुई ताकत को रोकना चाहते थे, तो वे कभी भी मैसूर पे अटैक करने की प्लानिंग में थे। उसके अलावा उन्होंने जो मराठाओं के पेशवा थे, पेशवा माधवराव, उनको भी अपने साथ जोड़ लिया और उन्हें वादा किया कि जब वे मैसूर को हरा देंगे तो उनका आधा प्रदेश वे मराठाओं को दे देंगे। उसके अलावा उन्होंने हैदराबाद के निजाम को भी अपने साथ जोड़ लिया। तो मराठा, हैदराबाद के निजाम और ब्रिटिशर्स, ये तीनों प्लान करते हैं मैसूर पे अटैक करने का। पर जब वॉर की प्रिपरेशन ही चल रही थी, तब सबसे पहले मराठा मैसूर पे अटैक कर देते हैं, जबकि उस समय पर ब्रिटिशर्स और हैदराबाद के निजाम अभी तैयार नहीं थे अटैक करने के लिए। तो जब मराठाओं का सबसे पहले अटैक होता है, तो हैदर अली जो कि अपने आप में एक काबिल और बुद्धिमान आर्मी चीफ थे, तो उन्होंने मराठाओं से नेगोशिएशंस करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने उनसे बातचीत की और हैदर अली मराठाओं के पेशवा माधवराव को ऑफर करते हैं कि वे उनको 30 लाख पे करेंगे और जो मैसूर की कुछ नॉर्दर्न टेरिटरीज है वे भी उनको दे देंगे ताकि वे इस वॉर को एंड कर सके। तो हैदर अली पेशवा के साथ ये डील करने में सफल होते हैं और इस तरह से हैदर अली मराठाओं को इस युद्ध में न्यूट्रलाइज कर देते हैं। उसके बाद जब हैदराबाद के निजाम उन पे अटैक करने आते हैं, तो हैदर अली उनसे भी बातचीत चालू करते हैं। अब ये जो आप में नॉर्दर्न सरकार का प्रदेश देखते हैं, ये एक्चुअली हैदराबाद का प्रदेश हुआ करता था। अब ब्रिटिशर्स ये प्रदेश चाहते थे, पर क्योंकि हैदराबाद के निजाम ये प्रदेश अंग्रेजों को देने के लिए राजी नहीं थे, तो उसके बाद ब्रिटिशर्स पहुंचे थे मुगल एम्परर शाह आलम के पास, जिनको वे बक्सर के युद्ध में ऑलरेडी हरा चुके थे। और क्योंकि जब पहले पूरे देश में मुगल एम्पायर हुआ करता था, तो हैदराबाद भी मुगल एम्पायर का ही हिस्सा हुआ करता था। तो अब हैदराबाद चाहे इंडिपेंडेंट स्टेट था, पर क्योंकि ऑन पेपर अभी भी मुगल एम्परर उनके शासक थे, तो शाह आलम एक डिक्री अनाउंस करते हैं, वे एक फरमान जारी करते हैं और ब्रिटिशर्स को नॉर्दर्न सरकार की टेरिटरी सौंप देते हैं। तो इस तरह से हैदराबाद के निजाम ऑलरेडी जो नॉर्दर्न सरकार का प्रदेश है वो गंवा चुके थे। तो हैदर अली ने उनसे कहा कि आपको तो नॉर्दर्न सरकार का प्रदेश भी गंवाना पड़ा, तो आप ब्रिटिशर्स के साथ हमारे अगेंस्ट लड़के क्या करेंगे? तो क्यों ना हम दोनों मिलते हैं और ये जो मद्रास के आसपास का कर्नाटक का रीजन दिखता है, तो कर्नाटक पे हम लोग अटैक कर देते हैं और जितना भी प्रदेश जीतेंगे वो हम लोग आपस में बांट लेंगे। तो हैदराबाद के निजाम इस बात पे राजी हो जाते हैं और हैदर अली को ज्वाइन करके वे दोनों अटैक कर देते हैं कर्नाटक के प्रदेश पे। तो अब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में हैदर अली की सेना के सामने अकेले बच जाते हैं ब्रिटिशर्स, जिसके बाद हैदर अली अंग्रेजों पे एक बहुत ही ताकतवर आक्रमण करते हैं और अंग्रेजों का पीछा करते हुए वे मद्रास में जो अंग्रेजों का मेन हेड क्वार्टर था, फोर्ट सेंट जॉर्ज,
वहां तक पहुंच जाते हैं। अब अंग्रेजों ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि युद्ध तो मैसूर में हो रहा था, तो उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हैदर अली मद्रास तक पहुंच जाएंगे। तो अब उनको खतरा लगने लगता है कि अगर वे मद्रास अपने हाथों से गंवा देंगे तो इंडिया में उनका जो पूरा व्यापार है वो एक तरीके से खत्म हो सकता है। तो उसके बाद उन्होंने हैदर अली के साथ शांति समझौता करने की बात आगे रखी, और उसके बाद फाइनली 1769 में द ब्रिटिशर्स और हैदर अली के बीच में ट्रीटी होती है, द ट्रीटी ऑफ मद्रास, जिसके अनुसार पहले तो उन्होंने एक दूसरे का जितना भी प्रदेश जीता था वो एक दूसरे को वापस करते हैं, और उसके अलावा ट्रीटी ऑफ मद्रास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी होती है कि जरूरत पड़ने पर मैसूर और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वे युद्ध में दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। तो इस तरह से फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में किसी की भी स्पष्ट रूप से जीत नहीं होती और यह युद्ध अंत होता है। बिकॉज ऑफ हैदर अली's डेथ इन 1782, द सेकंड मैसूर वॉर कंटिन्यूड। इवेंचुअली अ ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन द टू साइड्स। अब हम पहले मैप से सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर की बात करें तो ट्रीटी ऑफ मद्रास के बाद भी अंग्रेजों और मैसूर के बीच में दूसरा युद्ध होने की वजह यह थी कि ट्रीटी ऑफ मद्रास के अनुसार युद्ध में ये दोनों एक दूसरे की मदद करने वाले थे। पर 1769 में ये ट्रीटी हुई, उसके बाद 1771 में 1771 में जब मराठाओं ने फिर से अटैक कर दिया मैसूर पे, तो हैदर अली ने ईस्ट इंडिया कंपनी से मदद मांगी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी उनकी मदद के लिए बिल्कुल भी आगे नहीं आती है। जिसके बाद हैदर अली को यह रियलाइज होता है कि ये अंग्रेज कभी भी अपना वादा नहीं निभाएंगे, और उनका अंग्रेजों से भरोसा उठ जाता है। और उसके अलावा 1780 में जो ये सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर शुरू हुआ, उसके पहले 1779 में ब्रिटिशर्स अटैक कर देते हैं मालाबार रीजन में जो एक पोर्ट था माहे, जो कि आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं। अब हैदर अली ने ये जो माहे का पोर्ट था ये फ्रेंच लोगों को दे दिया था, वहां से विदेशों तक व्यापार होता था। जहाजों में वे विदेशों से काफी सारे हथियार भी वहां पर मंगवाते थे, जिनका यूज हैदर अली और फ्रेंच लोगों की आर्मीज में होता था। अब ब्रिटिशर्स यह जो पोर्ट फ्रेंच लोगों के पास था इस पे उन्होंने क्यों अटैक किया, इसका एक और रीजन हम देखें तो उस समय पर दुनिया के दूसरे कोने में एक और चल रहा था 1775 से 1783 के बीच में अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कि अमेरिका में जहां पर ब्रिटिशर्स ने काफी सारे रीजन पे अपना शासन शुरू कर दिया था, तो अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी। तो अमेरिकन लोग जो थे वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे वहां पर इंडिपेंडेंस के लिए, और अमेरिका की उस इंडिपेंडेंस की लड़ाई में फ्रेंच लोग सपोर्ट कर रहे थे अमेरिकन आम लोगों का। वहां की जो आम जनता थी उनको काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे फ्रेंच लोग। इस बात से वहां पर जो अंग्रेज थे वो काफी नाराज थे, तो उस बात का वे बदला भारत में लेते हैं, और माहे पोर्ट जो कि हैदर अली ने फ्रेंच लोगों को देकर रखा था उस पर ब्रिटिशर्स अटैक कर देते हैं। जिसके बाद 1780 में हम देखते हैं सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। लेकिन सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में हैदर अली मराठाओं को और हैदराबाद के निजाम को अपने साथ युद्ध में जोड़ने में सफल होते हैं। और अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन होता कि मराठाओं ने क्यों ज्वाइन किया मैसूर किंगडम को युद्ध में, तो क्योंकि इसके पहले मराठाओं और ब्रिटिशर्स के बीच में एक युद्ध हो चुका था, द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर इन 1775। 1775 में मराठाओं और अंग्रेजों के बीच में पहली लड़ाई हो चुकी थी, तो मराठा मैसूर का साथ देने के लिए आगे आते हैं। दूसरी ओर हैदराबाद के निजाम जो थे वो ये नॉर्दर्न सरकार का प्रदेश अंग्रेजों से वापस लेना चाहते थे, जिसकी वजह से वे भी मैसूर में हैदर अली के साथ जुड़ जाते हैं। तो एक और जहां मैसूर के हैदर अली मराठा और हैदराबाद के निजाम है, वहीं दूसरी ओर ब्रिटिशर्स और ये जो मद्रास के आसपास का रीजन आप देखते हैं कार्नाटिक रीजन, वहां के राजा थे वल्लाजाह, तो ये उनके सामने हुआ करते थे। उसके बाद हैदर अली जो आरकोट यानी कि कार्नाटिक का रीजन है उस पे घेरा डालते हैं। अब ब्रिटिशर्स ने दो जगह से अपनी आर्मी लेके लड़ने जाने का प्लान किया। पहला तो मद्रास में जहां पर उनकी टेरिटरी थी, और दूसरा नॉर्दर्न सरकार में। पहली आर्मी निकलती है मद्रास से, जिनको लीड कर रहे थे मेजर हेक्टर मुनरो। तो नॉर्दर्न सरकार से जो आर्मी आ रही थी उनको लीड कर रहे थे ब्रिटिश ऑफिसर कर्नल बेली। उनको रोकने के लिए जाते हैं टीपू सुल्तान,
और मद्रास से जो हेक्टर मुनरो आर्मी लेकर आते हैं, उनके सामने लड़ने के लिए जाते हैं हैदर अली। स्पेशली टीपू सुल्तान की जो कर्नल बेइली के अगेंस्ट वॉर होती है पोलीलूर नाम की जगह पे, उस युद्ध में टीपू सुल्तान बहुत ही सफलतापूर्वक अंग्रेजों को बुरी तरह हराते हैं। और टीपू सुल्तान की इस युद्ध में जीत का काफी सारा श्रेय जाता है उनकी टेक्नोलॉजी में रुचि को। टीपू सुल्तान टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे, क्योंकि वो फॉरेन से भी काफी ज्यादा एडवांस्ड जो वेपन्स थे वो इंपोर्ट करते थे। तो फ्रेंच लोगों के साथ मिलकर काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करते थे नए नए वेपन्स बनाने में। तो टीपू सुल्तान ने उस जमाने में जो रॉकेट टेक्नोलॉजी है, जैसे आज के जमाने में हम एक जगह से दूसरी जगह पे मिसाइल से अटैक कर सकते हैं, और 1780 में लड़ी गई द बैटल ऑफ पोलीलूर में टीपू सुल्तान और उनकी आर्मी ने सबसे पहली बार जो रॉकेट टेक्नोलॉजी है उसका युद्ध किया था। और उनके पास ऐसे रॉकेट्स हुआ करते थे जो करीबन 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे अटैक कर सकते थे। और ब्रिटिशर्स भी क्योंकि उस समय तक इस टेक्नोलॉजी से अनजान थे, तो ब्रिटिशर्स को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ता है टीपू सुल्तान के सामने। और टीपू सुल्तान पूरी दुनिया में यह पहली बार थे कि कहीं पर युद्ध में जो रॉकेट टेक्नोलॉजी है, जो मिसाइल हम आज के समय पे देखते हैं, उस टेक्नोलॉजी का जिन्होंने यूज किया था, जिसकी वजह से आज भी हम देखें तो नासा के हेड ऑफिस में टीपू सुल्तान और उनकी आर्मी जो 1780 में जो युद्ध लड़े थे, उस युद्ध की पेंटिंग रखी गई है, जिस पेंटिंग में टीपू सुल्तान और उनकी आर्मी रॉकेट टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए बैटल लड़ रही थी सबसे पहली बार। तो जब सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर चल रही थी, तो एक और जहां हैदर अली जो मद्रास से ब्रिटिशर्स की आर्मी आई थी उसके अगेंस्ट लड़ रहे थे, दूसरी ओर टीपू सुल्तान नॉर्दर्न सरकार से जो आर्मी आई उसके अगेंस्ट लड़ रहे, तभी पता चलता है कि अंग्रेजों की एक तीसरी टुकड़ी जो मालाबार कोस्ट है उस पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से टीपू सुल्तान को मालाबार कोस्ट को डिफेंड करने के लिए जाना पड़ता है। और उसके बाद 1782 में 1782 में हैदर अली की कैंसर की वजह से डेथ हो जाती है। और उसके बाद जो पूरी आर्मी थी और जो पूरा साम्राज्य था उसकी जिम्मेदारी टीपू के सर पर आ जाती है, और टीपू बन जाते हैं टीपू सुल्तान। जिसके बाद उन्होंने युद्ध कंटिन्यू किया, लेकिन क्योंकि बहुत लंबे समय तक युद्ध लड़ने के बावजूद क्योंकि एक फाइनल रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो अंत में 1784 में 1784 में ब्रिटिशर्स और मैसूर किंगडम के बीच में एक और ट्रीटी होती है, द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, जिसमें उन्होंने फिर से एक दूसरे की टेरिटरीज वापस करने का डिसाइड किया। और इस तरह से सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर भी अंत होता है। टीपू सुल्तान वॉज डिफीटेड इन द थर्ड मैसूर वॉर एंड सफर्ड हेवी लॉसेस। अब हम थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की बात करें, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर का हम रीजन देखें, तो मैसूर के जो नेबरिंग स्टेट्स थे उनमें से एक हुआ करता था ट्रेवनकोर, जो कि आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं। तो ट्रेवनकोर और मैसूर की क्योंकि बॉर्डर शेयर होती थी, तो ट्रावनकोर के राजा को लगता था कि कभी भी उनका मैसूर के साथ युद्ध हो सकता है। तो अपने राज्यों को सुरक्षित करने के लिए ट्रावनकोर के राजा ने अपने राज्य की चारों ओर जो उसकी फोर्टिफिकेशन थी, उसकी किलेबंदी शुरू कर दी थी, जिसमें बॉर्डर पे कुछ जगह पे टीपू सुल्तान को लगता है कि उनकी जो बॉर्डर है उसको ब्रीच करके ट्रेवनकोर के राजा ने मैसूर के रीजन के अंदर से उनकी जो फोर्टिफिकेशन है, वो जो दीवार बनवा रहे थे, वो जो किलेबंदी करवा रहे थे, वो मैसूर के रीजन के अंदर से उन्होंने बनवा ली थी। अब ट्रावनकोर के राजा को क्योंकि ब्रिटिशर्स का साथ मिला हुआ था, तो पहले से ही मैसूर और ट्रावनकोर के भी इतने अच्छे संबंध नहीं हुआ करते थे, जिसके बाद इस बॉर्डर इश्यू के चलते टीपू सुल्तान अटैक कर देते हैं ट्रावनकोर पे। और जैसे ही टीपू सुल्तान का ट्रावनकोर पे अटैक होता है, तो ब्रिटिशर्स जो थे वो ट्रावनकोर की हेल्प के लिए आगे आते हैं, और इस तरह से मैसूर और ब्रिटिशर्स के बीच में तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर भी स्टार्ट हो जाता है। उस समय पर ब्रिटिशर्स के गवर्नर जनरल हुआ करते थे कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस थे तो गवर्नर जनरल, पर क्योंकि वे एक बहुत ही अच्छे और एफिशिएंट आर्मी कमांडर भी थे, तो वे खुद अपनी ब्रिटिश आर्मी को अक्सर लीड किया करते थे। और कॉर्नवालिस ने मराठा से और हैदराबाद के निजाम से बात करके उन्हें भी अपनी साइड कर लिया। तो ये जो आप काफी सारे एंग्लो मैसूर वॉर्स देखते हैं, यहाँ पर मराठा और हैदराबाद के निजाम की पोजीशंस
हमें स्टेबल नहीं देखने को मिलती। वे कभी मैसूर के साइड से लड़ते थे या कभी ब्रिटिशर्स के साथ फिर से जुड़ जाते थे। तो वे ज्यादातर तो ब्रिटिशर्स के साथ अलाई करके युद्ध लड़ा करते थे, या शायद वे ये रियलाइज नहीं कर पाए थे कि ब्रिटिशर्स उनका यूज कर रहे थे मैसूर के किंगडम को खत्म करने में। और मैसूर को खत्म करने के बाद हम आगे देखते हैं कि ब्रिटिशर्स इन्हीं मराठाओं पे अटैक करके धीरे धीरे उनका भी साम्राज्य अंत कर देते हैं। पर अब जबकि कॉर्नवालिस ने मराठाओं को वादा किया था कि मैसूर का किंगडम जीतने के बाद आधी टेरिटरी वो मराठाओं को दे देंगे, और उसी तरह से हैदराबाद के निजाम को भी उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो काफी सारा मैसूर का हिस्सा उनको भी दे देंगे। जिसके बाद जब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर शुरू होती है, तो सबसे पहले तो ब्रिटिश आर्मी ने 1791 में मैसूर में बेंगलोर को कैप्चर कर लिया। जिसके बाद उनका नेक्स्ट टारगेट होता है सेरिंगापटम, जो कि टीपू सुल्तान की राजधानी हुआ करती थी। लेकिन जब ये प्लान चल रहा था, तभी टीपू सुल्तान ने कोयम्बतूर में जो ब्रिटिशर्स का एक फोर्ट था उसको चारों तरफ से घेर लिया, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स का जो प्लान था सेरिंगापटम पे अटैक करने का, वो उनका पहला प्रयास निष्फल हो जाता है। लेकिन उसके कुछ ही समय बाद मराठा और हैदराबाद के निजाम की आर्मी ज्वाइन कर लेती है ब्रिटिशर्स को, और इन तीनों की ताकतवर आर्मी का अटैक होता है टीपू सुल्तान की राजधानी सेरिंगपटम पे। और क्योंकि तीनों की कंबाइन आर्मी का ये ताकतवर अटैक था, तो इस युद्ध में टीपू सुल्तान बुरी तरह से हार जाते हैं और ब्रिटिशर्स की आर्मी का जीत होता है द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में। जिसके बाद 1792 में मैसूर और ब्रिटिशर्स के बीच में द ट्रीटी ऑफ सेरिंगपटम साइन की जाती है। और इस ट्रीटी के अनुसार जो मैसूर का कम से कम जो आधा रीजन था, वो क्योंकि टीपू सुल्तान खो चुके थे, तो वो हिस्सा बांट लिया जाता है ब्रिटिशर्स, मराठा और हैदराबाद के निजाम के बीच में। उसके अलावा वॉर डैमेज के रूप में, यानी कि ब्रिटिशर्स टीपू सुल्तान को कहते हैं कि तुमने ट्रेवनकोर पे अटैक करके हमको युद्ध करने के लिए उकसाया, यानी कि ये जो युद्ध हुआ और उसमें जितना भी खर्चा हुआ उसकी भरपाई अब तुम्हें करनी होगी। जिसके बदले में ब्रिटिशर्स 3 करोड़ रुपया चार्ज करते हैं। आप सोचो, ये 1792 की बात है, 1792 की। उस समय पर ब्रिटिशर्स 3 करोड़ रुपया चार्ज करते हैं टीपू सुल्तान से। लेकिन क्योंकि टीपू सुल्तान एक साथ ये जो इतना सारा अमाउंट है ये पे नहीं कर पाते हैं, जिसके बाद जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं, टीपू सुल्तान के जो 4 बेटे थे उनमें से 2 बेटों को कॉर्नवालिस अपने साथ ले जाते हैं। टीपू सुल्तान उन्हें आधा पैसा पे कर देते हैं, और जब तक जो बाकी का अमाउंट है वो टीपू सुल्तान उन्हें पूरा पे ना कर दे, तब तक कॉर्नवालिस, इस तरह से जो आप इमेज में देख सकते हैं, टीपू सुल्तान के 4 बेटों में से 2 बेटों को अपने साथ ले जाते हैं गारंटी के तौर पे कि तब तक टीपू सुल्तान कोई भी युद्ध नहीं छेड़ेंगे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और उनका जो बाकी का पेमेंट है वो पूरी तरह पे कर देंगे ब्रिटिशर्स को। तो ये जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर थी, इसमें टीपू सुल्तान की हार होती है और उन्हें काफी ज्यादा हैवी लॉसेस फेस करने पड़ते हैं, उन्हें काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। टीपू सुल्तान डाइड इन द फोर्थ मैसूर वॉर एंड द ब्रिटिश ओवरथ्रू अ पावरफुल रूलर एंड कंसोलिडेटेड देयर एम्पायर। और थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद टीपू सुल्तान, उनका जो बाकी का सारा पेमेंट था, जो ब्रिटिशर्स को उनको 3 करोड़ टोटल पे करने थे, वो सारा अमाउंट धीरे धीरे करके पे कर देते हैं, और उसके बाद वो अपने बच्चों को भी ब्रिटिशर्स से आजाद करवा लेते हैं। लेकिन क्योंकि तीसरे युद्ध के बाद टीपू सुल्तान को एक काफी ज्यादा ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ा था। एक तरह से जो अपमान की भावना थी वो टीपू सुल्तान को लग रही थी। जिस तरह से उन्हें हराया गया था, जिस तरह से उनसे ट्रीटी की गई थी, उन्हें काफी ज्यादा हेवी लॉसेस फेस करने पड़े, उन्हें काफी ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ा, अपने बेटों को उस समय पर ब्रिटिशर्स को सौंपना पड़ा। तो टीपू सुल्तान इन सारी बातों का बदला लेना चाहते थे। तो इसके लिए सबसे पहले तो उन्होंने अपने साथ और लोगों को भी जोड़ना शुरू किया।
सबसे पहले तो वह फ्रेंच लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं। उस समय पर फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था और उस फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो जेकोबियन क्लब था, जो कि लोगों के द्वारा बनाया गया एक ग्रुप था, तो टीपू सुल्तान भी इस जेकोबियन क्लब को ज्वाइन कर लेते हैं। जेकोबियन क्लब एक्चुअली जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा था, तो वहां पर मोनार्की को हटाकर, राजाशाही को हटाकर जो लोगों का शासन है वो वहां पर एस्टेब्लिश करना चाहते थे। उसके अलावा नेपोलियन भी क्योंकि जेकोबियन क्लब का मेंबर था, तो टीपू सुल्तान भी इस क्लब के मेंबर बनते हैं और वे नेपोलियन से भी कांटेक्ट करते हैं और उन्हें इंडिया आने के लिए इनवाइट करते हैं कि क्यों ना हम दोनों मिलकर इंडिया में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बहुत बड़ी जंग लड़के ब्रिटिशर्स को हमेशा के लिए इंडिया से बाहर निकाल देंगे। अब नेपोलियन का भी क्योंकि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट युद्ध चल रहा था यूरोप में, तो वे चाहते थे ब्रिटिशर्स को हराना, वो भी और जगह पर जहां जहां पर ब्रिटिशर्स ने विदेशों में अपना शासन शुरू किया था। तो सबसे पहले तो नेपोलियन पहुंचते हैं इजिप्ट में। वो सोचते हैं कि पहले इजिप्ट में अंग्रेजों को हराऊंगा, उसके बाद मैं इंडिया जाऊंगा और टीपू सुल्तान के साथ मिलकर वहां पर अंग्रेजों से लड़ लेंगे। लेकिन क्योंकि नेपोलियन इजिप्ट में पहुंचते हुए वहां ही फंसे रह जाते हैं, वहां पर युद्ध काफी लंबा खींच जाता है और वे कभी भी उसके बाद इंडिया पहुंच ही नहीं पाते। उसके बाद टीपू सुल्तान ने और किंगडम से भी कांटेक्ट किया, उन्होंने अरेबिया से कांटेक्ट किया, उसके अलावा अफगानिस्तान में काबुल। तो इस तरह से काफी सारे जो विदेशी डायनेस्टीज थे उनसे टीपू सुल्तान ने संपर्क बनाए रखे कि कभी भी जरूरत पड़ी युद्ध में तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वे सब साथ मिलकर लड़ सकते हैं। अब अंग्रेजों को भी इन सब बातों का पता चल रहा था, तो उस समय पर जो अंग्रेज गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड वेलेस्ली, तो वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान को ऑफर किया कि क्यों ना आप हमारे साथ सब्सिडरी अलायंस ज्वाइन कर लें। सब्सिडरी अलायंस में काफी सारी चीजें होती थी कि ब्रिटिशर्स जो थे वो उस प्रदेश की पूरी सेना को कंट्रोल करते थे, उनका एक प्रतिनिधि राजा के दरबार में हुआ करता था, वो राजा अपनी प्राइवेट आर्मी नहीं रख सकता था। इस तरह की काफी सारी चीजें थी जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ब्रिटिशर्स ने जब ऑफर किया, वेलेस्ली ने जब टीपू सुल्तान को कहा, क्योंकि वेलेस्ली को भी पता चल रहा था कि टीपू सुल्तान विदेशों में काफी ज्यादा कॉन्टेक्ट बना रहे हैं, तो उससे पहले ही क्यों ना इनके साथ सब्सिडरी अलायंस ज्वाइन कर लिया जाए। लेकिन क्योंकि टीपू सुल्तान को पता था कि सब्सिडरी अलायंस ज्वाइन करना यानी कि सीधे तौर पे अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार कर लेना, तो वे कभी भी इस तरह से हार मानकर सब्सिडरी अलायंस ज्वाइन करने वालों में से तो नहीं थे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। अब वेलेस्ली भी देखता है कि इस तरह से तो टीपू सुल्तान उनके लिए अभी भी एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। जिसके बाद ब्रिटिश गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने फिर से मराठाओं का और हैदराबाद के निजाम का कांटेक्ट किया और इन तीनों की सेना को इकट्ठा लाकर उन्होंने 1799 में 1799 में टीपू सुल्तान की राजधानी सेरिंगपट्टम पे अटैक कर दिया। अब टीपू सुल्तान इस अटैक के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे। जब संयुक्त सेना का ताकतवर आक्रमण होता है टीपू सुल्तान पे, तो उनकी सेना इस युद्ध में तहस नहस हो जाती है। टीपू सुल्तान खुद लड़ने के लिए आगे आते हैं, लेकिन इस युद्ध के दौरान युद्ध मैदान में वीरता पूर्वक लड़ते हुए ही टीपू सुल्तान की युद्ध मैदान में ही मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने सेरिंगपट्टम को जीत लिया और टीपू सुल्तान, जो कि भारत के एक ताकतवर शासक हुआ करते थे, मैसूर के किंगडम को उनसे गद्दी से हटाने में और मैसूर के किंगडम को जीतने में ब्रिटिशर्स सफल हो जाते हैं। वैसे देखने की बात है कि अगर टीपू सुल्तान और हैदर अली के विरुद्ध मराठाओं ने और हैदराबाद के निजाम ने ब्रिटिशर्स का साथ नहीं दिया होता, तो ब्रिटिशर्स कभी भी सफल नहीं होते मैसूर के ताकतवर साम्राज्य को हराने में। The British handed over the state of Mysore to the former Wadiyar dynasty and a subsidiary alliance was imposed on it. और टीपू सुल्तान की डेथ के बाद ब्रिटिशर्स ने फिर से जो पूरा मैसूर का साम्राज्य था, जहां पर पहले वोडियार डायनेस्टी का शासन था, उनके हाथों में फिर से सत्ता सौंप दी। और उस समय पर जो मैसूर के शासक हुआ करते थे कृष्ण राजा वोडियार, जो कि काफी यंग एज के थे, उनके हाथों में सत्ता सौंप कर ब्रिटिशर्स ने उनसे सब्सिडरी अलायंस की ट्रीटी साइन करवा ली थी। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स सफल होते हैं एक और इंडिया का इंपॉर्टेंट प्रदेश मैसूर किंगडम को अपने अधिकार में हासिल करने के लिए।
आई होप आपको यहाँ पर सारे जो एंग्लो मैसूर वॉर्स है वो अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।